देवरानी जेठानी एक कमरे में। निर्मला निवास किसी रंगमंच से कम नहीं था, जहां हाथों में छड़ी लिए निर्मला किसी डायरेक्टर की तरह अपनी बहुओं को अपनी उंगली पर नचाती रहती थी। बेचारे प्रिया और सीमा पर रोज कोई ना कोई बला आई ही रहती थी, और आज भी कोई ऐसी ही बला उनका इंतजार कर रही थी। रोज की तरह प्रिया और सीमा किचन में सभी के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी कि तभी प्रिया अपनी जिठानी से कहती है, लगता है बाबा जी की दी हुई वो धूप अगरबत्ती काम कर गई। आजकल घर में कलेश जरा कम हुआ है ना भाभी। मैं तो कहती हूँ आप भी एक बार उस बाबा जी के पास हो आई, चिंटू के लिए उसकी पेन की पूजा करवा लीजिएगा। फिर एग्जाम में जो चिंटू की पेन ऐसे दौड़ेगी कि कोई रोक नहीं पाएगा। पहले तो तू लकड़ी छू। शादी के 16 साल बाद पहले ऐसे 4-5 दिन गुजरे होंगे जो हमारी सास ने हमें गालियां नहीं सुनाई, वो भी तुझे चुप रहे। और हाँ, मुझे नहीं करना चिंटू के पेन में झाड़ फूंक, ये सब कुछ नहीं होता। तू भी ध्यान रख, बेकार में ये बाबा बाबा के फेर में मत पड़ना, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा। सीमा और प्रिया आपस में बात कर रहे थे। जिस शांति की चर्चा उन दोनों के बीच हो रही थी, उसे भंग करते हुए घर का इकलौता दामाद मनोज अपनी पत्नी ईशा का हाथ पकड़े घर आता है, जिसे देखते ही निर्मला खुशी से फूले नहीं समाती और जोर जोर से अपनी बहू को आवाज देने लगती है। अरे बड़ी बहू कहाँ हो? अरे प्रिया जल्दी बाहर आओ, देखो जमाई जी आए हैं, चाय नाश्ता लेकर आओ। अब बैठिए ना, जमाई जी खड़े क्यों हैं? अपने ससुराल में जवाई तो आराम करते ही अच्छे लगते हैं। आराम तो मैं कर लूंगा मम्मी जी, पूरा जीवन पड़ा है आराम करने के लिए, पर इस समय मैं किसी और काम से आपके पास आया हूँ। मनोज की इस बात को सुनते ही निर्मला हक्की बक्की रह जाती है और आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी बेटी को देखने लगती है। पति पत्नी के रिश्ते में तो छोटी मोटी अनबन हो ही जाती है दामाद जी। मैं बात करती हूँ ना ईशा से। अरे तूने कुछ कह दिया क्या जवाई जी को? है इसके बदले मैं माफी मांगती हूँ जवाई जी, पर बात क्या हुई बताइए तो। अरे अब तू ही कुछ बोल दे, पत्थर बनकर क्यों बैठी है? इस तरह मुंह सुजाने से क्या होगा? क्या किया है तूने बता दे, वरना मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। वो क्या बोलेगी मम्मी जी, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। अब तो जानती है मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कितना फ्लोरिशिंग बिजनेस है मेरा, दूर दूर तक फैला हुआ। इस कारण मुझे शहर से बाहर आना जाना करना ही पड़ता है। और अभी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए मुझे दुबई जाना होगा। 2400 घंटे मीटिंग्स में रहूंगा। अरे मुझे तो होटल रूम में आने का भी टाइम नहीं मिलेगा, और ये नए देश में होटल में बैठी बैठी बोर हो जाएगी। पर जिद किए बैठी है कि मेरे साथ ही जाकर रहेगी। घर में ही बिठाना था तो शादी ही क्यों की? मैं नहीं जानती क्या तुम्हारी सोच को? कैसे घर में शादी कर दी मम्मी तुमने? मेरी एक नहीं दो सासें हैं। मेरा पति भी तो मेरी सास ही है, पति जैसा तो कुछ बचा ही नहीं इसके। अरे बेटा, दामाद जी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे ना। अगली बार तुझे ले जाएंगे ना दामाद जी। देखिए मान गई ईशा, अब वो कुछ नहीं कहेगी। अब आप ना आराम से जाइए। पर बात इतनी सी नहीं है मम्मी जी, दुबई तो मैं वैसे अकेला ही जा रहा हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं इसे छोड़ूंगा। इसे मम्मी के साथ भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मम्मी और इसकी पटती नहीं, और मेरे पीछे से ये एक दूसरे का कत्ल कर देंगी। इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जब तक मैं दुबई से रिटर्न आता हूँ, आप ईशा को अपने पास रख पाएंगी तो अच्छा होगा। रख पाएंगी की क्या बात है दामाद जी, हमारे घर की बेटी है ईशा, इसके भाग्य का तो खाते हैं हम। जिस दिन ईशा हमारे घर में पैदा हुई थी ना, हमारे तो दिन ही फिर गए थे। ऐसे ही नहीं, इसके दोनों भाई इस पर जान छिड़कते हैं। तो फिर ठीक है, मैं कार से ईशा का सामान उतरवा देता हूँ। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, मुझे निकलना होगा। नमस्ते। और तभी किचन से प्रिया और सीमा हाथ में खाने की ट्रे और चाय लेकर आती हैं। और देर से आती ना तुम दोनों, अब क्या फायदा? चले गए दामाद जी, बेचारे को भूखे प्यासे ही जाना पड़ा। हाँ तो भाभी, तुम कितने दिनों के बाद तो मैं आई हूँ, उसके बाद भी ऐसा बर्ताव? लगता है तुम्हारी दोनों बहुओं को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया मम्मी। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? वो तो मैं गर्मा गर्म समोसे उतार रही थी ना, जीजा जी को समोसे बड़े पसंद है ना, बस उसी में देरी हो गई। 10 मिनट कार में ट्रेवल करने के बाद यहाँ पहुंची हूँ। मैं भी थक गई हूँ। भाभी प्लीज मेरे सर पर अब खड़े मत रहिए। हाँ बेटा, हाँ तू थक गई होगी, जा आराम कर ले बेटा। आराम कर ले? कहाँ आराम कर लो मम्मी? उनके सामने तो मैंने बोल दिया कि मैं अपनी मम्मी के पास रहूंगी, पर उन्हें क्या पता इस घर में तो मेरा एक कमरा भी नहीं है।
ये सुनते ही निर्मला ईशा का सूटकेस उठाकर अपनी छोटी बहू प्रिया के कमरे में रख देती है। जब तक तेरी माँ जिंदा है ना बेटा, तेरा इस घर से दाना पानी कोई नहीं उठा सकता। अब से तू प्रिया के कमरे में रहेगी, और दामाद जी के सामने मैंने जो कुछ भी बोला उसे दिल पर मत लगाना। तू तो जानती है कि थोड़ी बहुत एक्टिंग तो करनी पड़ती है। कुछ देर बाद प्रिया जब अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि ईशा ने उसके रूम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अच्छा, आप आराम करिए दीदी, कोई बात नहीं। वो बस मैं थोड़ी देर पीठ सीधी करने आई थी। कोई बात नहीं, कुछ देर की बात है। मैं सीमा भाभी के कमरे में लेट जाती हूँ। ये अच्छा आइडिया दिया तूने बहू। तू एक काम कर, अपना सारा बोरिया बिस्तरा लेकर सीमा के कमरे में शिफ्ट हो जा। तेरी ननद जब तक यहाँ है तेरे कमरे में रह लेगी। अभी मैं सीमा को यह कहूँ तो वो ऐसा क्यों वैसा क्यों करके 10 सवाल करेगी। अरे उससे तो तू समझदार है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी, पर मैं एक बार इनसे पूछ लेती हूँ। रात को ये आ जाते हैं, फिर इन्हें जो सही लगे, वरना मैं खुद ही आपको हाँ या ना कर दूँ तो ये नाराज हो जाएंगे ना। और रात को खाने के टेबल पर खाने के साथ परोसा जाता है एक सवाल कि ईशा सोए तो सोए कहाँ। एकदम सही फैसला किया है मम्मी तुमने। ईशा प्रिया के कमरे में सो जाएगी, और प्रिया को कोई तकलीफ है तो ईशा हमारे कमरे में सो जाएगी, है कि नहीं सीमा? जेठ जी, वैसे तो मुझे और नील जी को भी आप ही के कमरे में आना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी जी ने कहा है कि हम दोनों देवरानी जिठानी एक ही कमरे में शिफ्ट हो जाए, ताकि दीदी मेरे कमरे में सो पाए। ये तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो मामला सेट। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम दोनों दिन भर बाहर रहते हैं, रात में हमें बस सोना ही तो है, रूम चाटना थोड़ी ना है। और बेचारी प्रिया को अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाकर अपनी जिठानी के कमरे में आना पड़ता है। एक तो ऐसा ससुराल, ऊपर से पति इतना होनहार कि क्या कहे आदमी। बताइए भाभी, क्या मैं हाँ नहीं कह सकती थी? कुछ सोच कर ही तो मैंने इनके ऊपर चीजें डाली होगी ना, पर इनको तो इतनी भी समझ नहीं है। मुझे क्या पता था इन महाशय को अपना कमरा छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वही तो बोलते हैं, हमें तो बस रात को सोना है। जैसे हम दोनों को तो कपड़ा बर्तन खाना बनाना सब बिस्तर पर ही करते हैं ना। ऐसा सबक सिखाऊंगी इन दोनों को कि खुद माँ से कहकर ईशा को तेरे कमरे से हटवाएंगे। प्रिया और सीमा मिलकर ये प्लानिंग कर लेती है कि जैसे ही रात को उन दोनों के पति कमरे में सोने के लिए आएंगे, वो दोनों पहले ही बिस्तर पर सो जाएगी, और रात को खाने के बाद दोनों वैसा ही करती है। खाने का मजा आ गया ना भैया। और जो लास्ट में मुखवास रखती है ना प्रिया, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। आह। ये कहता हुआ नील जैसे ही प्रेम के कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि प्रिया और उसकी भाभी बिस्तर पर आराम से हाथ पैर फैलाए जोर जोर से खर्राटे ले रही हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था, अब से हम दोनों को साथ सोना है। मेरा मतलब है हम चारों को। अरे सीमा जरा उठो, हम दोनों को भी सोना है। किंग साइज का बेड है प्रिया, जरा साइड हो जाओ ना। मैं और भैया बाकी कोनों में सो जाएंगे। अरे बैठने भर तो जगह दो यार, ठंड कितनी है। आपके कमरे में तो हीटर था ना भैया, वो कहाँ गया? उठाकर ले गई तुम्हारी बहन। भाभी सपने में बोल रही है क्या? नहीं यार, पर मुझे समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। लगता है मम्मी की बात मानकर हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नील और प्रेम सीमा और प्रिया को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दोनों जैसे पत्थर की तरह हो जाती है, जिस पर कितना भी सर फोड़ लो खून आपके माथे से आएगा। परेशान होकर दोनों भाई जमीन पर प्रिया और सीमा की साड़ी बिछाकर उस पर सो जाते हैं। भागो भागो, लगता है विदेशी आक्रमणकारियों ने हम पर हमला कर दिया है। अपनी जान बचाओ। किसी ने कोई हमला नहीं किया भाभी, ये तो प्रेम जी के खर्राटों की आवाज है। सो जाइए। ऐसे विस्फोटक खर्राटे मेरा तो हार्ट फेल होते होते बचा है। किसी तरह सीमा की आंख लगती है कि प्रिया की नाक में बड़ी जोर की बदबू आती है। ऐसी गंदी बदबू। हे राम, लगता है जेठानी जी का पेट खराब है। मुझसे तो ये गंध बर्दाश्त ही नहीं हो रही, उल्टी हो जाएगी। ऐसा साइलेंट बम कौन छोड़ता है भाई? कम से कम पहले आवाज देकर आगाह तो कर दो। मुंह ढककर सो जा। तेरे जेठ जी को रात को इसी तरह से साइलेंट बम छोड़ने की आदत है। अगली सुबह, अरे यार प्रिया, मेरी वो ऑफिस की फाइल कहाँ चली गई? आँख तो खुलने दीजिए। एक तो दूसरे के बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आती। बोलिए, किस फाइल की बात कर रहे हैं? एक ही होगी। जो भी कमरे में था सब कुछ मम्मी जी ने इसी कमरे में फिकवा दिया है। ढूंढ लीजिए, इसी कबाड़ में होगा कहीं।
नील पूरे कमरे को उथल पुथल कर देता है, पर कहीं भी उसे अपनी फाइल नहीं मिलती और उसे बिना फाइल के ही अपने ऑफिस जाना पड़ता है। बड़ी ठंड है, एक काम करती हूँ, जाकर अपना हीटर तेरे कमरे से ले आती हूँ। जैसे ही सीमा प्रिया के कमरे में जाती है, वो देखती है कि ईशा और निर्मला आराम से भुजिया खाते हुए बिस्तर पर बैठी हीटर का मजा ले रही हैं। यहाँ आने के बाद ना जरा सुकून मिलता है मम्मी, वरना वहाँ तो मेरी सास दिन भर मेरे सर पर खड़ी रहती है। ऐसे ये कौन सा बिस्तर है भाभी का जो मायके से लेकर आई थी? वो तो फूल से भी हल्का था, एक पैर से इधर उधर हो जाता था। ये वाला काफी मजबूत लग रहा है, कहीं तुमने तो बनवा कर नहीं दिया मम्मी? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो प्रेम लेकर आया था। ये अच्छा है, जब बहन कुछ मांगे तो भाइयों के जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती। और अपनी पत्नियों के लिए बड़े बड़े किंग साइज के बिस्तर आ रहे हैं, हीटर आ रहे हैं। तभी सीमा कमरे में आकर कहती है, ये हीटर प्रिया का नहीं, मेरा है दीदी। बाप रे, अब इस घर में मेरा तेरा भी होने लगा। लगता है तू भूल गई है कि अभी इस घर की मालकिन मैं हूँ सीमा। इस घर का सारा सामान मेरे ही अंडर आता है, तो शांति से बाहर जा और दरवाजा लगाते हुए जाना। और हाँ, दोपहर में ईशा के मन का ही खाना बनेगा। एक तो जा रही है जान, ऊपर से आपका फरमान। ऐसे ही मेरे कमरे में देवर जी और देवरानी आ गए, ऊपर सब ये ठंड भी हमें ही बर्दाश्त करनी होगी। इसीलिए तो आप चारों को एक कमरे में शिफ्ट किया है भाभी, ताकि आप लोगों को सर्दी ना लगे। वरना मेरा क्या है, ठंड में ठिठुरती इस सड़े हुए हीटर में सो जाऊंगी। गुस्से में सीमा बड़बड़ाती हुई रसोई में जाती है। गैस ऑन कर दो प्रिया, जरा स्टोव पर ही हाथ सेक लूं। यहाँ तो अपना सामान इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं मिल रही। वही ना भाभी, मैं तो क्या बताऊं, अपने मायके वालों से बात तक नहीं कर पा रही हूँ। रात को जेठ जी के रहते फोन पर बात करना ठीक नहीं लगता। अब मेरे बोलने से उनकी नींद खराब ना हो जाए, इसलिए मैं अपने घर पर भी बात नहीं कर पा रही। ऊपर से जेठ जी के साइलेंट बम। अरे मेरा तो सर ही फट रहा है, कितने जोर जोर से प्रेम खर्राटे लेता है बाबा रे। दिन बीतते जाते हैं। सीमा और प्रिया पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और उन्हीं के साथ साथ परेशान हो गए थे नील और प्रेम भी। पर बस घड़ी को भरने में जरा सी और देर थी, जो उसी रात को पूरी हो जाती है। रात को सभी खाना खाकर आराम से अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं और अपने प्लान के मुताबिक सीमा और प्रिया पहले ही बिस्तर पर सो जाती है। नील और प्रेम दुखी मन के साथ जमीन पर जैसे तैसे सो रहे होते हैं कि रात के 2 बजे वो लोग देखते हैं कि उनके कमरे का टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया है। ये इतनी रात को टीवी अपने आप कैसे चालू हो गया? भाभी के कमरे में कोई भूत तो नहीं है? और तभी वो जब नींद से उठकर देखता है तो पता चलता है कि बिस्तर पर उसकी माँ और बहन बैठकर आराम से टीवी देख रही हैं। अब प्रिया भाभी के कमरे में टीवी तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ टीवी देखने आ गए। कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ये सुनते ही प्रेम का गुस्सा टूट पड़ता है। ये सब क्या हरकत है मम्मी? कितना साथ दोगी तुम इसका? सुबह हमें ऑफिस भी जाना है। 1 महीने से ये हमारे सर पर नाच रही है और तुम हो कि इसे और नचवाए जा रही हो। तुम्हारे खुद के कमरे में 2-2 बिस्तर है, एक पर इसे सुला नहीं सकती जो हमारे सर पर इसे चढ़ा दिया तुमने? अरे ना, मुझे ना फैल कर सोने की आदत है। रात को बार बार टॉयलेट जाती हूँ और कभी इस बिस्तर पर सो जाती हूँ तो कभी उस बिस्तर पर। मुझे ना भरा हुआ बिस्तर बर्दाश्त नहीं होगा बे। अब इस उम्र में तू मेरी आदतें बदलवाना चाहता है क्या? बुढ़ापे में कभी किसी की आदत बदलती हुई सुनी है तूने? भैया ठीक कह रहे हैं मम्मी। 1 महीने से हम चारों कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। रात को सोने तक दुश्वार हो गया है। ये एक आंख देख रही हो मेरी, ये तो लाल ही रहने लगी है क्योंकि बिस्तर से प्रिया की साड़ी का पल्ला मेरे मुंह पर ही गिरता रहता है और अक्सर मेरी आंखों पर चला जाता है। पर तुमने एक बार नहीं पूछा कि मेरी आंखों में ये सूजन क्यों आई। अरे जिसको भी मेरे डिसीजन से प्रॉब्लम है ना, वो आराम से मेरे घर को छोड़कर जा सकता है। बोलो मत, अभी तक मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम नहीं की, मालकिन मैं ही हूँ। निर्मला और ईशा से पूरी तरह हारे हुए नील और प्रेम, सीमा और प्रिया अगली सुबह जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो सामने मनोज को खड़ा देखते हैं। मनोज को देखकर उनकी आंखों में ऐसी खुशी जग जाती है मानो कोई उन्हें जेल से छुड़ाने आया हो। आप चारों एक ही कमरे में सो रहे थे? अरे जीजू आप आगे बैठिए ना। वो क्या है ना, घर पर तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। मुझे माफ करना, ट्रिप जरा लंबा चल गया नील, पर तुम लोगों को अब और एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी ईशा को ले जाता हूँ। अरे ईशा देख, जवाई जी आए हैं। सब अच्छे से हो गया ना जवाई बाबू? बस आप लोगों के कारण सब कुछ अच्छे से हो गया। ईशा यहाँ थी तो मुझे उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाया। 50 लाख का फायदा हुआ है मुझे।
इसलिए मैं वहां से आप लोगों के लिए एक आईफोन और मेरी तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। ये कहता हुआ मनोज अपनी जेब से 2 एनवलप और 2 आईफोन निकालता है, जिसे देखते ही निर्मला अपने हाथों को आगे करते हुए कहती है, इस सब की क्या जरूरत थी जमाई जी, पर लाए है तो अब रख लेते हो। ये लीजिए भाभी, अब दोनों ने बहुत एडजस्ट किया है, इसलिए अपने जीजू की तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट। मनोज निर्मला के सामने प्रिया और सीमा को एक एक आईफोन और पैसों का एनवलप देता है, जिसे देखकर निर्मला के तो तोते उड़ जाते हैं। और मेरे लिए क्या लाए तुम? आपके लिए तो वो खुद आए ना दीदी, और क्या हो सकता है इससे बड़ा सरप्राइज। और आखिरकार ईशा अपने ससुराल चली जाती है और देवरानी जेठानी का कमरा फिर से उनका हो जाता है।